मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो क्लास 9A और 9B, क्योंकि आप दोनों का जो सिलेबस है वो बहुत आगे पीछे है, इस वजह से मुझे क्या करना पड़ेगा, एक क्लास रिपीट करनी पड़ेगी। फॉर 9A दिस क्लास विल बी अ रिपीट क्लास एंड फॉर 9B इट विल बी अ न्यू क्लास। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आपके जहाँ पर मैंने आपको छोड़ा था। मैंने आपको ये बता दिया था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल बता दिया था। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल क्या थे? 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं पार्टिकल, ठीक है ना, पार्टिकल कंटिन्यूसली मूविंग होती है, और तीसरा क्या होता है, उनके बीच में स्पेस होती है। ये 3 प्रॉपर्टीज के बारे में हमने डिस्कस किया था और हमने क्या करा था, एक्टिविटीज भी पढ़ी थी, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसके बाद हम पढ़ेंगे 2 वर्ड्स, उनका मतलब पढ़ेंगे, और उसके बाद हम क्लासिफिकेशन देखेंगे किसका, स्टेट्स ऑफ मैटर का। तो पहले वो 2 वर्ड्स के बारे में पता कर लेते हैं, वो आगे काम आएंगे, और वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं आपको डिफरेंशिएट करने में, हेल्प करते हैं इन स्टेट्स को। पहला जो वर्ड है वो है रिजिडिटी। क्या है बेटा वर्ड? रिजिडिटी। अब रिजिडिटी, जो रिजिडिटी है उसका मतलब क्या होता है? रिजिड मीन्स फिक्स्ड, ठीक है ना, फिक्स्ड, ठीक है ना। तो अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो वो आप लिख सकते हो, मैं आपको बता दूंगा अभी डेफिनेशन, और आपको रिटर्न नोट्स भी मिलेंगे इसके, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो आप डेफिनेशन वहाँ से उतार सकते हो, मैं भी आपको बोल के बता देता हूँ। तो रिजिडिटी मीन्स फिक्स्ड। फिक्स्ड मीन्स कि जब भी अगर किसी की शेप, साइज कुछ भी फिक्स्ड हो तो उसको हम कहते हैं रिजिड। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, अगर तीनों की बात करूँ तो तीनों में से रिजिड कौन सा होगा बेटा? सॉलिड रिजिड होगा। विच इज रिजिड? सॉलिड इज रिजिड, ठीक है ना। द पार्टिकल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट which are fixed, which are inflexible, and incompressible in nature, ठीक है ना, incompressible, जो compressed नहीं हो सकते, ठीक है ना, incompressible in nature are known as rigid, और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं बेटा? दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज रिजिडिटी, ठीक है ना, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज रिजिडिटी। तो क्या है? एबिलिटी टू बी फिक्स्ड एट अ पोजीशन इज नोन एज रिजिडिटी, ठीक है ना। उसी तरह से दूसरा वर्ड है हमारे पास, क्या है बेटा? फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी क्या होता है? फ्लूइडिटी मींस एबिलिटी टू फ्लो, ठीक है ना, जो भी बह सकता है, ठीक है ना, जो भी बह सकता है, जो भी क्या है, फ्लेक्सिबल है, और क्या है, कंप्रेसिबल, ठीक है ना, कंप्रेसिबल, ठीक है ना। तीनों शब्द उसके अपोजिट होंगे, तो उसे क्या कहते हैं? फ्लूइडिटी। फॉर एग्जांपल हमारा जो वाटर है, यानी कि जो लिक्विड फॉर्म में है वाटर, वो क्या है, उसके पास एबिलिटी है फ्लो होने की। हमारे पास जो गैस है, हमारी एयर है, हमेशा फ्लो होती है, क्योंकि हवा चलती रहती है ना, अपनी पोजीशन को मूव कर सकती है, तो इसका मतलब क्या है, उसमें एक फ्लो होने का नेचर है, वो फ्लेक्सिबल है, वो कंप्रेसिबल है, दैट मींस इट इज फ्लूइड इन नेचर, ठीक है ना। और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं बेटा? टू फ्लो, टू बी फ्लेक्सिबल इज नोन एज फ्लूइडिटी। क्या कहते हैं बेटा? इसे फ्लूइडिटी कहते हैं। तो अभी हमने इन 2 शब्दों के बारे में पढ़ा, इन दोनों शब्दों के बारे में आप लिख सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको क्या दूंगा, इसके रिटर्न नोट्स दूंगा, तो आप रिटर्न नोट्स में से ले लेना, मैंने रिटर्न नोट्स लिखे हैं, ठीक है। तो इन दोनों की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई? इसमें कोई परेशानी हो तो आप मेरे से, आप नीचे वीडियो के नीचे आप डाउट पूछ सकते हो, कमेंट में डाल के मैं आपको डाउट आपका क्लियर कर दूंगा, ओके। नेक्स्ट, इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? इन 2 शब्दों के बाद हमें पढ़ना है कि व्हाट इज द क्लास, हाउ वी क्लासिफाई दिस स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन कैसे हो सकता है? क्लासिफिकेशन ऐसा होता है कि कोई एक बात होगी, कोई एक चीज होगी, एक बात होगी जिस पे वो 2 चीजें सेटिस्फाई नहीं हो रही होंगी सेम चीज पे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं एक प्रॉपर्टी की बात करूंगी, डेफिनेट शेप होने की बात करूँ, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस में अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं कि सॉलिड जो है वो डेफिनेट शेप का होगा, लिक्विड की कोई डेफिनेट शेप नहीं होगी, और एयर की भी, जो हमारे पास जो गैस है, उसकी भी कोई शेप नहीं होगी। तो शेप इज अ प्रॉपर्टी, एंड फॉलोइंग दैट प्रॉपर्टी इज द एबिलिटी ऑफ दोस स्टेट्स, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लासिफाई करने के लिए, इसका क्लासिफिकेशन करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग एक टेबल बनाएंगे। उस टेबल पे क्या करोगे, आप इस टेबल को कॉपी में लैंडस्केप मोड बनाना है। दैट मींस अगर आपका पेपर यूं है, A4 साइज यूं है, उस कॉपी को आप यूं फोल्ड कर लेंगे, सर की कॉपी ऐसे है,
तो इस टॉपिक को आप ऐसे फोल्ड कर सकते हैं और ऐसे करके लिख सकते हैं। आपका मन है आप चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, लेकिन ऐसे लिखने में ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि आपको यहाँ पर क्या बनाना है, आपको यहाँ पर 4 बॉक्स बनाने, 4 कॉलम्स बनाने हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो 4 कॉलम्स में कैसे बना लेना, ऐसे लिखना है आपको। सबसे पहले कॉलम में लिखोगे आप प्रॉपर्टी लिखोगे, उसके बाद आप क्या लिखोगे सॉलिड, फिर लिखना आप लिक्विड और तीसरा लिखना आप गैस। इससे क्या है, आपको लर्न करने में एकदम इजी रहेगा, ठीक है ना। सब बातें आपको लर्न करने में बहुत इजी हो जाएगी। तो स्टार्ट करेंगे हम कैसे, पहली प्रॉपर्टी है तो मैंने क्या बोली थी, शेप। क्या है पहली प्रॉपर्टी, शेप की प्रॉपर्टी है। तो अगर मैं सॉलिड की बात करूँ, कोई भी सॉलिड आप उठा के देखो, जैसे डस्टर हो गया, फिर चॉक हो गई, कोई भी चीज़ होगी, हम हो गए, हमारी शेप क्या होती है, एक डेफिनेट शेप होती है हमारे पास, हमारी शेप चेंज नहीं होती है कभी भी, ठीक है ना। तो सॉलिड की शेप कैसे होती है, डेफिनेट होती है। कैसे होती है बेटा, डेफिनेट होती है, ठीक है ना। लिक्विड की शेप कैसी रहती है, लिक्विड की शेप होती है इनडेफिनेट। फॉर एग्जाम्पल आप पानी को गिलास में डालोगे, गिलास की शेप ले लेगा, ठीक है। आप उसको प्लेट में डालोगे वो ऐसे फैल जाएगा, जमीन पे डालोगे तो वो कैसे भी फैल जाएगा, जैसे जमीन की शेप होगी वो ले लेगा। आप गोल बॉल के अंदर डालोगे तो वो पानी गोल शेप ले लेगा, यानी कि उसकी शेप क्या होती है, इंडेफिनेट होती है। लाइकवाइज गैस का भी ऐसा ही है, गैस की शेप क्या होती है, इनडेफिनेट होती है। इनडेफिनेट मतलब हमें पता नहीं है कि उसकी शेप कैसे, डेफिनेट का मतलब हमें पता नहीं है कि उसकी शेप कैसी होगी, ठीक है ना। तो गैस की शेप नहीं पता क्योंकि इस के अंदर गैस है, इस क्या कहते हैं क्लास के अंदर एक गैस है, ठीक है ना, पूरी गैस भरी हुई है, ठीक है ना। और वो गैस का कोई शेप नहीं है क्योंकि जो शेप इस कंटेनर का है उसी की शेप ले लेती है। तो यानी कि इनमें एबिलिटी क्या होती है कि ये अपने कंटेनर की शेप ले लेती है और इसकी शेप हमेशा क्या होती है, सॉलिड की शेप हमेशा क्या होती है, फिक्स्ड रहती है, मतलब वही रहती है, ठीक है ना। वॉल्यूम की बात करें, इसका वॉल्यूम, सॉलिड का वॉल्यूम कैसे रहता है, फिक्स्ड रहता है, ठीक है ना। सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स्ड रहता है, लिक्विड का वॉल्यूम क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है, बट गैस का वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होता है, नॉट फिक्स्ड, ठीक है ना। गैस का वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, ऐसे देखेंगे, इस चॉक का कुछ वॉल्यूम होगा, दैट मीन्स अगर मैं इसको पानी में डालूं तो कुछ पानी को डिस्प्लेस कर पाएगा ये, यस डिस्प्लेस कर पाएगा, और वो हमेशा उतना ही पानी डिस्प्लेस करेगा जितना है उसके अंदर जाएगा, ठीक है ना। इसका एक प्रॉपर वॉल्यूम है, ठीक है ना। लिक्विड का भी ऐसे ही होता है, आप बोलते हो 1 लीटर पानी बोलते हो ना, क्या आप 1 लीटर गैस बोलते हो, नहीं बोलते हो, आप बोलते हो 1 लीटर पानी, यानी कि पानी जो है उसका एक वॉल्यूम है, यानी कि वो 1 लीटर है, हमें पता है कि उसका अमाउंट कितना है। लेकिन आप 1 लीटर गैस नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। इस कमरे के अंदर जो गैस है उसका वॉल्यूम फिक्स क्यों नहीं है कि हर समय हवा चल रही है, हर समय पार्टिकल्स अंदर आ रहे हैं, एक्स्ट्रा पार्टिकल्स अंदर आ रहे हैं, कभी कुछ ज़्यादा पार्टिकल्स बाहर चले जा रहे हैं, दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ gas in this room is not fixed, that means the volume of gas is not fixed, ठीक है ना। तो दूसरी प्रॉपर्टी थी हमारी वॉल्यूम की। तीसरी प्रॉपर्टी पे जाएंगे, तीसरी प्रॉपर्टी है हमारी कंप्रेसिबल नेचर की। क्या होता है कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल नेचर क्या है कि वो कंप्रेस हो सकता है या नहीं हो सकता है। ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा कंप्रेसिबल हो सकता है नहीं हो सकता है, कि जो हमारा सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है उनके बीच में स्पेसेस कितनी है। अगर मैं सॉलिड का अगर एग्जांपल यहाँ पर बनाऊँ स्ट्रक्चर कि पार्टिकल्स कैसे होते हैं, तो सॉलिड के पार्टिकल्स ऐसे होते हैं एकदम पास में, ठीक है ना। इनके पास कोई स्पेस नहीं होती है कि इनको प्रेस किया जाए और इनको दबा के इनकी शेप चेंज करी जाए, तो इसलिए इनका कंप्रेसिबल नेचर नहीं होता है, तो इनको हम कहेंगे इनकम्प्रेसिबल। तो कंप्रेसिबल की आगे प्रॉपर्टी क्या आगे आप देख सकते हो यहाँ पर नो, ठीक है ना, ये कंप्रेसिबल नहीं होती। और लिक्विड की बात करूँ तो लिक्विड का अगर मैं डायग्राम बनाना चाहूँ पार्टिकल्स का तो कैसा होगा, ऐसा होगा, यानी कि देयर इज सम स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, दैट मीन्स दे कैन बी compressed but very little, ठीक है ना, दिस इज वेरी लिटिल। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं वेरी, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर लिखोगे आप स्लाइटली, क्या लिखोगे बेटा, क्या लिखोगे आप, ऐसे लिखना, यहाँ पर लिखना स्लाइटली कंप्रेसिबल, स्लाइटली कंप्रेसिबल। और ये क्या होती है, दीज आर हाईली कंप्रेसिबल। क्यों हाईली कंप्रेसिबल, देखो जब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूँगा, मैंने आपको क्लास में बताया भी है कि जो इनके पार्टिकल्स होंगे वो कितनी दूरी पर होंगे, इतना ज़्यादा स्पेस है इनके बीच में कि आप कितना भी इसे कंप्रेस कर सकते हो।
फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एयर बलून है, आप उसको दबा के पिचका सकते हो, अगर वो फटे ना तो आप उसको कितना भी पिचका सकते हो, ठीक है ना। लेकिन आप लिक्विड अगर पानी भर दोगे तो आप उसको एक लिमिट तक पिचका पाओगे, ठीक है ना, उससे ज़्यादा वो नहीं पिचकेगा, ठीक है ना। और अगर सॉलिड भरा हुआ किसी सॉलिड को बिल्कुल भी आप उसे दबा नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो कंप्रेसिबल नेचर की बात हमने कर ली है। आगे प्रॉपर्टी भी आ रही है, दूसरी प्रॉपर्टी है रिजिडिटी, अभी बताया था रिजिडिटी की प्रॉपर्टी की अगर बात करूँ, रिजिडिटी की प्रॉपर्टी की बात करूँ तो यहाँ पर दिस इज यस, दिस इज रिजिड, यहाँ पर लिखेंगे नो, यहाँ पर लिखेंगे नो। अभी बताया है मैंने आपको रिजिडिटी के बारे में, तो यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं करूँगा। आपको पता चल चुका है कि सॉलिड रिजिड अपने शेप में रहते हैं, लिक्विड नहीं रहते और गैस भी नहीं रहते। फ्लूइडिटी की बात करें, फ्लो, एबिलिटी टू फ्लो, फ्लूइडिटी की बात करें, फ्लूइडिटी इज एबिलिटी टू फ्लो, तो ये फ्लूइड नेचर में होते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और ये दोनों फ्लूइड होते हैं। यस, वी हैव सीन water and air flowing, we have seen water and air flowing, but we have not seen any liquid flowing, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डेंसिटी। क्या प्रॉपर्टी नेक्स्ट? डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब है, डेंसिटी का मतलब होता है कौन कितना ज़्यादा पास है। मतलब यहाँ पर देखो आप कि ये सारे पार्टिकल्स के बहुत ज़्यादा डेंस है, यहाँ पर डेंसिटी कम हो गई और यहाँ पर डेंसिटी सबसे कम हो गई, तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे हाई, यहाँ पर लिखेंगे हाई डेंसिटी, यहाँ पर मीडियम डेंसिटी, यहाँ की डेंसिटी क्या लिखेंगे? मीडियम, और यहाँ की लो। इसका मतलब क्या है कि डेंसिटी हमेशा सॉलिड की ज़्यादा होगी, लिक्विड की कम होगी और गैस की सबसे कम होगी। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? आइस एंड वाटर, ठीक है ना। आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, बीइंग सॉलिड आल्सो इट फ्लोट्स ऑन द वाटर, दैट मींस जिसकी डेंसिटी कम होगी वो नीचे जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बीकर में पानी ले लूँ और ऊपर से उसमें पत्थर डालूं तो पत्थर क्या करता है? नीचे चला जाता है, तो वो सॉलिड है इसलिए, दूसरा वो उसकी डेंसिटी ज़्यादा है इसलिए वो नीचे चला जाता है, ठीक है ना। लेकिन आइस क्या करती है? आइस वाटर के ऊपर फ्लो करती है, यहाँ पर रहती है। जब आपने देखा होगा कि कोई लेक अगर जम जाती है तो ऊपर से तो उसमें पूरी बर्फ होती है और नीचे पूरा क्या होता है? पानी होता है। और अगर आपने इसको और देख रहे हैं तो आपने रोज देखा होगा कि जब आप ड्रिंक को पीते हो जिसमें आप आइस क्यूब डालते हो तो आइस क्यूब हमेशा टॉप पे रहते हैं, वो नीचे नहीं जाते, वो हमेशा टॉप पे आ जाते हैं, है ना बेटा। तो इसी वजह से, इसी रीजन की वजह से जो ठंड में भी जो जम जाती है लेक्स, तब भी जो एक्वेटिक एलिमेंट्स होते हैं वो जिंदा रहते हैं, ठीक है ना। एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स इसलिए जिंदा रहते हैं कि नीचे पानी रहता है, ऊपर बर्फ होती है फिर नीचे पानी होता है, ठीक है ना। तो ये एक्सेप्शन है। यहाँ पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जो कि आपस में उसको और ज़्यादा खींचते हैं और उसकी डेंसिटी को बढ़ा देता है। ये टॉपिक उतना ज़्यादा हमें डिस्कस करने का नहीं है, बस आपको एक्सेप्शन याद रखना है कि इसका एक्सेप्शन ये है कि आइस जो है वो वाटर के ऊपर रहती है, इसका एक्सेप्शन मतलब होता है कि जो रेगुलरली जो बात बोली गई है उससे कुछ हट के कोई चीज़ होती है तो उसे हम कहते हैं एक्सेप्शन, ठीक है ना। अगला जो हमारा प्रॉपर्टी आएगी वो आएगी स्पेसिस बिटवीन। क्या आएगा? स्पेसिस बिटवीन देम, ठीक है ना। स्पेसिस बिटवीन देम, तो स्पेसिस बिटवीन द पार्टिकल इन द सॉलिड इज वेरी लेस। क्या होता है? वेरी लेस, ठीक है ना। बिल्कुल स्पेस नहीं होती इनके बीच में, ठीक है ना। क्यों नहीं होती? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। अगला प्रॉपर्टी यही आएगी आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या है कि ये सारे पार्टिकल बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो एक ही स्पेस इतनी बहुत कम, इसमें क्या है? मोर, इसमें मोर और इसमें मोर, ठीक है ना, ठीक है ना। ऐसे लिख सकते हो, चाहे मोर मोस्ट लिखो या फिर कंपेरेबली मोर लिख लो। यहाँ पर लिखना कंपेरेबली, मोस्ट, ठीक है ना। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हमने डिस्कस करी। इसके अलावा और प्रॉपर्टीज भी हैं हमारे पास, ठीक है ना, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको लिखना है तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि मैं आपको नोट्स दूंगा, ठीक है ना। और अगर आपको लिखना भी है, अभी भी लिखना है, तो आप क्या कर सकते हो? आप वीडियो को पॉज करके फिर से लिख सकते हो, फिर आगे बढ़ सकते हो, ठीक है ना, फिर आगे बढ़ सकते हो। अभी क्या करेंगे? इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे मैंने आपको बताया था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? सॉलिड में होगा। जबकि दूसरी फैक्टर जिसके पास फोर्स ज़्यादा होगा वो ज़्यादा पास चिपका रहेगा, जिसके पास कम फोर्स होगा वो दूर जा सकता है।
ठीक है ना। ऐसे सोच सकते हैं एक रस्सी है, इसकी लेंथ छोटी है, ठीक है ना, लेकिन उसकी ताकत ज़्यादा है तो वो पास में है। एक दूसरी रस्सी, इसकी लेंथ बड़ी है लेकिन ताकत कम है तो वो दूर जा रही है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल कोई रबर बैंड ले लेते हैं, रबर बैंड होता है, रबर बैंड जितना जोर से खींच सकोगे, जितना ज़्यादा जोर से खींच सकोगे उतना दूर जा सकोगे, फोर्स जितना ज़्यादा होगा, ठीक है ना। रबर बैंड के पास फोर्स जितना ज़्यादा होगा उतना कम खींचेगा, जितना कम फोर्स होगा उतना ज़्यादा खींचेगा, ठीक है ना। इसी तरह से ऐसा यहाँ पर भी है। तो फोर्स अट्रैक्शन यहाँ पर क्या होता है, हाई होता है, ठीक है ना, यहाँ होता है मीडियम और यहाँ पे होता है लो। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे क्या होगा, लो, एकदम लो। नेक्स्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो स्ट्रॉन्गेस्ट, देख सकते हो कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ पर वीक है और यहाँ वीकेस्ट है, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्गेस्ट, वीक और वीकेस्ट मैं आपको लिख के जो दूंगा उसमें ऐसे लिख के दूंगा, ठीक है। मैं तो ये जाने के लिए क्या है कि यहाँ पर ज़्यादा हाई होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या मीडियम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यहाँ सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी को समझाऊंगा मैं अभी आपको। काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको बताया क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी जब भी किसी के पास हीट के फॉर्म में कोई एनर्जी आती है, ठीक है ना, तो वो चीज़ अपनी पोजीशन से भागना शुरू कर देती है, ठीक है ना, अपनी पोजीशन से भागना शुरू कर देती है। तो क्या होता है, जब मैं हीट एनर्जी देता हूँ उनको तो इसके पास एनर्जी आ जाती है कि भागे, ठीक है ना। और जब ये भागेगा तो इसके बीच में डिस्टेंस होनी चाहिए तभी तो भाग पाएगा। तो जिसके पास डिस्टेंस ज़्यादा होगी, जिसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, वही उसके पास ही काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। या फिर ऐसा हो सकता है जिसके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी वही जो होगा वो गैसियस फॉर्म में होगा, और जिसके पास थोड़ी कम होगी वो लिक्विड फॉर्म में होगा। इसके पास सबसे कम काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसमें होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, एबिलिटी टू रन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या है, एबिलिटी टू रन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये काइनेटिक एनर्जी होती है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बेटा, एबिलिटी टू रन इन दिस डायरेक्शन, ठीक है ना। जब भी हम इस चीज को नीचे से ऊपर लेके आते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। अब यहाँ से अगर मैं चौक छोड़ूंगा तो नीचे जाके वो टूट जाएगी, लेकिन अगर थोड़ा नीचे से छोड़ूंगा तो वो नहीं टूटेगी क्योंकि उसके पास जो हिट करने की एनर्जी है वो कम है। अगर हिट करने की एनर्जी बढ़ जाएगी मतलब ऊपर से नीचे जाते हुए इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, नीचे से ज़्यादा आ जाएगी स्पीड। तो जब पोटेंशियल एनर्जी ऊपर से नीचे जा रही है तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर तो ज़्यादा है, यहाँ पर नीचे आते समय कम होती जाएगी, नीचे सबसे ज़्यादा क्या होगी, जीरो हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, और वहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी तो वो उसको तोड़ सकती है, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, हाइट के साथ बढ़ती है और नीचे जाते जाते घट जाती है, ठीक है ना। इस डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी होती है और इस डायरेक्शन में काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर आप ऐसे मूव करें तो आपको मूव करने के लिए क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या इसमें मोशन ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी सॉलिड क्या होती है, लो होती है, उससे ज़्यादा सबसे लो इसमें होगी काइनेटिक एनर्जी, सबसे ज़्यादा लो इसमें होगी। उसके बाद इसमें मीडियम होगी, इसमें मीडियम काइनेटिक एनर्जी होगी और इसमें हाई होगी, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, हाई होगी। तो ये तो था बेटा आपका क्लासिफिकेशन बिटवीन द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस विद ऑल द प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। इसमें बीच में जितने भी प्रॉपर्टीज हैं अगर आपको समझ नहीं आई, कोई भी प्रॉपर्टी में आपको लग रहा है कि सर ये क्या बोल दिया आपने, ये नहीं आया समझ में, यू कैन आस्क मी विद ऑन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट्स में बता सकते हो मेरे को कि सर ये डाउट है, आप मेरा क्लियर कर दीजिए, आई विल क्लियर योर डाउट, ओके, नो प्रॉब्लम। या तो मैं वहीं पर क्लियर करूँगा या फिर आपको डाउट क्लास से करवाऊंगा। मैंने आपको बताया था कि हर 5 क्लास के बाद जो छठी क्लास होगी वो क्या होगी, आपकी डाउट क्लास होगी। उस डाउट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि क्या होगा, कि आपके जो भी आपको परेशानी है वो सॉल्व करिए, या कि न्यूमेरिकल डाउट्स भी वहीं पर बताइए। इसमें कौन सी लिखनी है, एक क्वेश्चन लिखेंगे आप, एक क्वेश्चन लिखेंगे, एक क्वेश्चन है कि वाई स्पंज जो होता है, वाई स्पंज कैन बी compressed being solid, ठीक है ना। सॉलिड होते हुए भी स्पंज कंप्रेस क्यों हो जाता है, सॉलिड होते हुए भी स्पंज कंप्रेस क्यों हो जाता है, ये अगर हमें देखना है तो हमें ऐसे समझ में आएगा कि स्पंज जो होता है जैसे मान लो कि इतना सारा स्पंज है, इस स्पंज के बीच में क्या एयर घुसी हुई है, स्पंज के बीच में क्या है, एयर है। जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होती है बेटा, एयर होती है, ठीक है ना। तो स्पंज क्या है, स्पंज प्योर सॉलिड नहीं, स्पंज इज अ मिक्सचर ऑफ एयर एंड सॉलिड, ठीक है, एंड सॉलिड, ठीक है ना। यानी कि
क्या है, एक गैस, ये एयर के लिए गैस और सॉलिड का मिक्सचर, ठीक है ना। तो जब हम इसको प्रेस करते हैं तो जो एयर होती है वो निकल जाती है, एयर इसके बीच से निकल जाती है, इस वजह से ये कंप्रेस हो जाता है। लेकिन जब हमारे पास सॉलिड स्पंज बनता है तो उसके बाद वो कंप्रेस नहीं होता, उसके बाद वो कंप्रेस नहीं होता है। तो जब तक क्या कर रहे हो, जब तक आप क्या कर रहे हो, इसकी एयर को बाहर निकाल दे रहे हो, इसमें कंप्रेसिबल नेचर होता है, ठीक है ना। तो सॉलिड नहीं होता है, स्पंज पूरा स्पंज क्या होता है, मिक्सचर होता है गैस और सॉलिड का, इस वजह से इट कैन बी कंप्रेस्ड, ये बात समझ में आ रही है बेटा कि ये कंप्रेस हो सकता है जब भी ऐसा होता है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे, अब एक और चीज सीखेंगे, अगर आप क्या करोगे, स्पंज में आप वाटर डाल दोगे, स्पंज में क्या करोगे, आप वाटर डाल दोगे तो क्या होगा, स्पंज में जैसे ही आप पानी डालोगे तो स्पंज उतना कंप्रेस नहीं होगा। एज वी आर डिस्कसिंग कि जब आप सॉलिड को कंप्रेस करते हो, मतलब आप स्पंज को जब कंप्रेस कर रहे हो उस समय पर आप इसमें पानी डाल दोगे तो इसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि पानी की जो वाटर की जो क्या कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी है वो और कम है, मतलब वो जो स्पेस देगा वो ज़्यादा करेगा, क्योंकि पानी ज़्यादा डेंस है। तो जब आप उसे दबाओगे तो और नहीं दबेगा। अगर आपने गलती से क्या किया, स्पंज में पूरी अंदर उसके क्या जहाँ भी एयर है वहाँ पर आप क्या करोगे, अगर आप सॉल्ट या फिर शुगर सॉल्यूशन भर दोगे, शुगर या सॉल्ट को भर दोगे तो क्या होगा, शुगर या सॉल्ट जो होगी वो क्या है, वो आपका सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। तब आप कंप्रेस करने की कोशिश करोगे तो जब वो पूरी कंप्लीटली फिल हो चुका है, जैसे सारे पोर्शन अगर फिल कर दूंगा, पूरे में पूरा फिल हो चुका है, उसके बाद ये कंप्रेस होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, व्हाई स्पंज कैन बी कंप्रेस्ड बीइंग सॉलिड, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आप लिखोगे, इसका आंसर लिखोगे अ स्पंज, देखो बेटा, अ स्पंज हैज minute holes, sorry, minute holes, a sponge has minute holes in which air is trapped, कि बहुत छोटे-छोटे होल्स होते हैं जिसमें एयर क्या हो जाती है, ट्रैप हो जाती है। When we press the sponge, जब आप लिखोगे इसके बाद when we press the sponge, ठीक है ना, कॉमा लगाएंगे, the air is expelled out of the sponge, air is expelled out of the sponge, ठीक है ना। तो ये एयर एक्सपेल हो गई आउट ऑफ द, दिस इज व्हाई we can compress the sponge being solid, ठीक है ना। इसका आंसर आप ये लिखोगे, ठीक है ना। एक और एक्सेप्शन जो मैंने आपको बताया था वाटर वाला, वो भी इसी के नीचे लिखोगे जब आप बना रहे हो अपने नोट्स, तो इस लाइन के बाद आप लिखोगे, इस लाइन के बाद आप लिखोगे being solid ice floats on water, ठीक है ना, लिखोगे, ठीक है ना। Being solid ice floats on water, this is an exception case where ice has lower density, तो लिखोगे ice has lower density than water, that's why it floats over the water. This is due to hydrogen bond in liquid nature of वाटर, ठीक है ना। जब आपका वाटर लिक्विड होता है उस समय पे क्या होता है, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है ना। एक तरह से ऐसे मान के चलेंगे कि मान लो बाइंडिंग फोर्स में हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, एक रस्सी की तरफ से था, इसके अलावा एक रस्सी और लगा दी तो ये फोर्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, तो ये और पास आ जाते हैं। जब ये पास ज़्यादा आ जाएंगे तो इनकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, वाटर की डेंसिटी बढ़ जाती है, उससे क्या होता है, वो सॉलिड से अपने खुद के सॉलिड से क्या होता है, वो ज़्यादा डेंस हो जाता है, इस वजह से क्या होता है कि आइस जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देती है, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है, इतना करना था, बस इतना करना था। और अब हमें क्या पता चल चुका है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, हमने क्लासिफिकेशन कर लिया। क्लासिफिकेशन क्या किया हमने, ये बताया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड अ गैस, ठीक है ना। कुछ सिमिलरिटीज देखी हमने कि जैसे लिक्विड और गैस दोनों के दोनों कंप्रेसिबल है, ठीक है ना। इनके बीच में कुछ सिमिलरिटीज भी थी। और हमने क्या देखा, हमने ये भी देखा कि जो लिक्विड और गैस है
सॉरी सॉलिड और लिक्विड है उनके पास प्रॉपर वॉल्यूम होता है और गैस के पास प्रॉपर वॉल्यूम नहीं होता, ठीक है ना, और गैस के पास प्रॉपर वॉल्यूम नहीं होगा। तो अब एक एक्टिविटी देख लेते हैं, 1.9 एक्टिविटी देख लेते हैं। एक्टिविटी 1.9 में क्या लिखा हुआ है आपकी, एक्टिविटी 1.9 में क्या लिखा है, एक्टिविटी 1.9 में लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है, सारी सॉलिड चीजें उठानी है और एक पेपर पे ड्रॉ कर लेना है। जैसे आपने मान लो कि आपने पेन लिया, पेन को पकड़ के और उसको आप ऐसे कॉपी पे रखेंगे और उसकी आउटलाइन ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे ही आप काफी चीजों की आउटलाइन ड्रॉ करेंगे। अब आप क्योंकि किसी हर चीज की आप आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जो भी आपने सॉलिड सब्सटेंस उठाया, इसका मतलब क्या है कि सॉलिड के पास एक शेप होती है। मतलब अगर आपको जो मैंने प्रॉपर्टीज दिखाई है उसका अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आप ऐसे देख सकते हो कि आपने जब उसकी आउटलाइन बनाई तो क्या दिखा आपको कि इसके पास प्रॉपर शेप है, उसका प्रॉपर वॉल्यूम है, ठीक है ना। और क्या देखा आपने, और क्या देखा आपने कि ये दोनों आपस में मिक्स नहीं हो सकते। मतलब एक पेन और एक रबड़ को अगर आप आपस में मिक्स करने की कोशिश करोगे तो वो मिक्स नहीं होंगे। लेकिन दो एयर उठाओगे, एक ऑक्सीजन की एयर उठाओगे, एक ऑक्सीजन में सिलेंडर लोगे, एक नाइट्रोजन के सिलेंडर लोगे और दोनों गैस को एक ही सिलेंडर में डाल दोगे तो दोनों जाके उसमें मिक्स हो जाएंगे। लेकिन ये एक पेन और एक रबड़ उठाओगे, उसको आपस में मिक्स करने की कोशिश करोगे तो वो मिक्स नहीं होंगे, ठीक है ना। तो यानी कि इनकी एबिलिटी टू फ्लो वाली प्रॉपर्टी भी यहाँ दिखती है, ये रिजिड नेचर में होता है। तो ये एक्टिविटी 1.9, ठीक है ना, 1.10 और 1.10 और 1.11, ये तीनों एक्टिविटी क्या है, दीज ऑल थ्री एक्टिविटीज आर योर होमवर्क। दैट मींस आपको क्या करना है, आपको होमवर्क में इन तीनों एक्टिविटी को पढ़ना है और इन तीनों एक्टिविटी के एंड में एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है ना। इसमें दो क्वेश्चन दिए हैं, इसमें भी दो क्वेश्चन दिए हैं, इसमें भी दो क्वेश्चन दिए। जब आप जो एक्टिविटी पढ़ोगे तो आपको दिखेगा। तो आपको ये 6 क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिखने हैं, उनके आंसर लिखना है। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है 1.9 में लिखा हुआ है, आर दीज कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर, क्या ये एक दूसरे में डिफ्यूज हो पाते हैं, क्या इनका एबिलिटी टू फ्लो है, तो आप लिखोगे नो, ठीक है ना। और क्या लिखोगे, डू ऑल दीज हैव डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्री एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, ये लिखा हुआ है। तो आप लिखोगे यस दे हैव डिस्टिंक्ट शेप, ठीक है ना, फिक्स्ड बाउंड्री एंड वॉल्यूम, ठीक है ना। आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो इन तीनों एक्टिविटीज को करेंगे और इन तीनों के लास्ट में दो क्वेश्चन दे रखे हैं, वो दो क्वेश्चंस के आंसर आप लिखेंगे। दैट विल बी योर असाइनमेंट फॉर टुडे, ठीक है ना। आपको ये लिखना है और ये समझना है कि क्या है गैसेस, सॉलिड और लिक्विड का आपका डिफरेंस है, ठीक है ना। ये सब करने के बाद आपके बुक में पेज नंबर 5 पे कहाँ पे बेटा, पेज 5 देखेंगे हम। पेज 5 में इमेजेस दी हुई हैं, 3 इमेजेस बनी हुई हैं। एक इमेज सॉलिड की बनी है, ठीक है ना, जैसा मैंने अभी फिगर बनाई थी, ऐसे पांच ऐसे बने हुए हैं। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, ऐसे तीनों की इमेजेस बनी हुई हैं। वो तीनों इमेजेस आपकी इसके नीचे आएंगी, ठीक है ना। आप उसमें वहाँ पर बनाएंगे जो जितना भी आपने लिखा है, क्लासिफिकेशन आपने एक्सेप्शन लिखा है, उसके बाद आप ये 3 इमेजेस बनाएंगे, ठीक है ना। और ये तीन काम आपको क्या है, ये काम आपका असाइनमेंट में आपने ये 3 काम करना है, ओके। सो एज यू ऑल नो कि हमें अब इस समय 9A और 9B का जो कोर्स है वो लगभग बराबर आ चुका है। आज के बाद से जो क्लास लगेंगी उसमें दोनों क्लासेस बराबर चलेंगी, ठीक है ना। मैं आज की क्लास में सबको बराबर लेके आ गया हूँ, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।